वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल द ऑनलाइन व्यवस्था में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने उन्हीं प्रश्नों को ले रखा है जो गत वर्षों से लगातार आ रहे हैं या हर दूसरे वर्ष आ रहे हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और आज के वीडियो में हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ले रखे हैं और ये इसका पहला पार्ट है। इसमें हमने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ले रखा है और जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें भी 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं समझता आप ये जो 80 क्वेश्चन हैं ये आपकी जो बोर्ड परीक्षा की प्रिपरेशन है उसमें आपकी अवश्य सहायता करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। पहला पार्ट देखने के बाद आप दूसरा पार्ट भी अवश्य देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे नाम भी पूछ रखा है और प्रतीक भी पूछ रखा है। आपको स्टूडेंट पढ़ने के लिए जो 20 मिनट मिलते हैं उसमें आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपने बाय द वे नाम ही नाम लिखा तो आपको सिर्फ हाफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, आधे ही नंबर मिलेंगे। तो आपको दोनों लिखने हैं, समझ रहे हैं? तो चलिए, तो इसका जो ये धातु है इसका नाम क्या है आपने नोट कर लिया होगा, पारा या मरकरी। और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है ये क्या है, Hg। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या थी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और वो क्या बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। तो H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। तो ये भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लीजिए। आप इसको भी नोट करते रहेंगे। आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप अपनी जो बोर्ड परीक्षा की मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रिपरेशन की कॉपी है उसमें आप प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है उच्च संगठित पादप में बहन तंत्र के घटक क्या हैं। कई बार ये क्वेश्चन यहीं पे आता है, पादप में बहन तंत्र के घटक क्या हैं, ठीक है। तो इसके घटक क्या हैं, जो प्रमुख घटक हैं जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे कि जाइलम क्या कार्य करता है और फ्लोएम क्या कार्य करता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कि जाइलम का कार्य क्या है और फ्लोएम का कार्य क्या है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये विकल्प के रूप में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है। जो उसकी आवृत्ति कितनी है, तो आवृत्ति क्या है, जो हम भारत में जो घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है, 50 हर्ट्ज होती है। यानी क्या है, ये 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है। तो आप इसको भी नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है। तो जो घरों में हम आम बोलचाल में बोलते हैं वो यूनिट बोलते हैं, लेकिन जो व्यापारिक मात्रक है उसका वो किलोवाट प्रति घंटा है, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, इतना पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। और विकल्प में आएगा तो आपको सिर्फ इतना ही पे ही टिक लगाना है। वहाँ ABCD आ रखे होंगे, ठीक है। तो आपको माना बात B सही है तो B लिखा और किलोवाट प्रति घंटा लिखा, ठीक है। और सामान्य बोलचाल में यूनिट होता है, ठीक है। तो आप इसको भी नोट करते रहेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप ध्यान से सुनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। रक्तदाब का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है। यानी रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर, हम आम बोलचाल की भाषा में BP कह रहे होते हैं उसको, या ब्लड प्रेशर कह रहे होते हैं। तो उसका मापन हम किस यंत्र के द्वारा करते हैं। तो उसका मापन हम हिंदी में हम उसको रक्तचाप मापी कहते हैं, या इंग्लिश में हम इसको स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, आप उसको भी ध्यान में रखेंगे, समझ रहे हैं। जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि इसको भी आप इन जो प्रश्न हैं शॉर्ट टाइप आंसर हैं इनको ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं कि सौर सेल बनाने के लिए मुख्यतः किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो ये सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण ये है 6CO2 प्लस 12H2O, और उसके बाद प्रकाश या क्लोरोफिल, और C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो आप इस समीकरण को
काफ़ी बार पढ़िए, काफ़ी बार याद कीजिए। आई होप कि पहले तो आपको याद होगा, अगर नहीं है तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बेस पे आप शॉर्ट टाइप आंसर, विकल्प वाला, ऑब्जेक्टिव टाइप, लॉन्ग आंसर भी आपको ये आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि समझाइए। तो वहाँ भी आपको ये सूत्र अगर आप लिखते हैं तो आपका जो प्रश्न है वो काफ़ी इंप्रेसिव हो जाता है। आपको फुल मार्क्स 100%, उस प्रश्न में 100% मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो जब तनु HCl में अभिक्रियाशील धातु को डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। आई होप कि आप नोट करते जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। और स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 देखें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। स्टूडेंट, मैंने आपके सब्जेक्ट से संबंधित बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और जो अन्य सब्जेक्टों के आपको देखने, चाहे इंग्लिश के देखने हैं, SST के या अन्य सब्जेक्टों के देखने, तो आप जो चैनल का पेज है उस पर जाके प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियो को भी देख सकते हैं। ये आपको निश्चित रूप से जो बोर्ड परीक्षा है उसमें निश्चित रूप से सहायक होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। आयनिक यौगिकों का क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो यहाँ पे क्वथनांक की प्रश्न आ रखा है। अगर क्वथनांक की जगह गलनांक भी आता है तो तब भी आंसर यही होगा। ठीक है, तो आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए कि गलनांक आएगा तो यही लिखना है और क्वथनांक आएगा तो तब भी यही लिखना है। समझ रहे हैं? आप नोट करते जाएं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखिए। तो कार्बन के 2 अपरूप, हीरा और ग्रेफाइट, कार्बन के 2 अपरूप हैं। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए आप। ये विकल्प में भी आ सकता है, छोटा प्रश्न है तो इसलिए विकल्प में भी आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम लिखिए। तो ये आप पूरा लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु कितनी दूर होते हैं? यानी आपको दोनों लिखना है कि जो सामान्य दृष्टि है वो कितनी दूर तक देख सकती है और कितने निकट तक देख सकती है। कई बार ये प्रश्न आएगा कि कितनी दूर तक देख सकती है, विकल्प में भी आ सकता है, और कई बार प्रश्न आएगा कि कितने निकट तक देख सकती है। तो जो सामान्य नेत्र है उसका जो दूर बिंदु है वो क्या है? अनंत है, वो दूर तक देख सकते हैं। लेकिन जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप इसको एक प्रश्न के अंदर ये 2 प्रश्न छुपे हुए हैं। ठीक है, तो आप ये भी नोट करते रहेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप ध्यान से देखें, सुने। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त तथा समूह हैं? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग समूह हैं। ठीक है, कई बार सिर्फ यही आएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो तब आप इतने तक लिखेंगे, और कितने समूह आएगा तो आप इतना लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण लिखिए। यहाँ पे सिर्फ उदाहरण मांग रखा आपसे। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ उसकी परिभाषा भी लिखी है। अगर सिर्फ उदाहरण ही उदाहरण लिखना है तो आप उदाहरण लिखेंगे पपीता, तरबूज, और एक लिंगी का उभयलिंगी का लिखेंगे गुड़हल तथा सरसों। लेकिन कई बार आता है कि एक लिंगी को बताइए या परिभाषित कीजिए और उसका एक उदाहरण भी दीजिए, तो आप इसको पूरा नोट करेंगे तब। समझ रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए कि जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आएगा कि उभयलिंगी किसे कहते हैं और उसका एक एग्जाम्पल दीजिए, तो आप तब ये दूसरा लिखेंगे। समझ रहे हैं? यानी इस प्रश्न में आपके कम से कम 3 या 4 प्रश्न छुपे हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और एक उदाहरण भी दीजिए। समझते हैं? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोजित होकर एक पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, और ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप इसको पूरा नोट कीजिए, यहां से और यहां तक नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि अपचयन को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे ये अपचयन आ रखा है और ये उपचयन आ रखा है। इसमें 2 प्रश्न बन रखे हैं। कई बार ये एक ही प्रश्न बनता है। ठीक है, और कई बार इसका अंतर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न है कि जब परमाणु का आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो अपचयन कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उपचयन कहते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है,
आप इन दोनों को इकट्ठे कर सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो यह क्या कहलाती है? तो जब 5.6 से कम हो जाता है तो ये कैसी वर्षा हो जाती है? अम्लीय वर्षा हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। अपच के उपचार हेतु प्रयुक्त औषधियाँ क्या कहलाती हैं? तो ये आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे कि अगर व्यक्ति को अपच हो जाती है तो उसके जो उपचार के लिए कौन कौन सी औषधियाँ प्रयोग करते हैं और वो क्या कहलाती हैं, सबसे बड़ी बात। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो अम्ल तथा क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया जो लवण तथा जल बनाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22, गंधीय सूचक क्या है? तो गंधीय सूचक क्या है? आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम से भिन्न भिन्न होती है गंधीय सूचक कहलाते हैं। इसकी सहायता से अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थों की पहचान की जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आपने समझ भी लिया और नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अगर मैं बहुत स्पीड से बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अगर कॉपी में नोट नहीं करना तो आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो मैं समझ रहा हूँ सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है? ये कई बार ये लघु उत्तरीय में आ जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा कर रखा है इसको। ये लघु उत्तरीय में भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम धातु का ज्वलन ताप अत्यंत कम होता है यदि यह धातु वायु के संपर्क में आती है तो आग पकड़ लेती है, अथवा वायु के संपर्क हटाने के कारण सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, केरोसिन में या केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, तो ये लघु उत्तरीय में भी प्रयोग हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा किया इसको। क्वेश्चन नंबर 24, 2 धातुओं के नाम लिखिए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो सोना एवं चांदी प्रकृति में क्या होती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आप नोट करते रहेंगे, वो विकल्प में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। उस अधातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था। ठीक है, अगर आपको याद है तो कमेंट में बताएं कि कौन सी धातु थी कि जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन क्या होते हैं? कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाई जाती है। हमने जब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिए थे कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वहाँ पे सिर्फ उसका नाम ही नहीं था बल्कि उसका संकेत भी पूछा गया था। तो ब्रोमीन का संकेत क्या होता है? ब्रोमीन का संकेत क्या होता है? आप कमेंट में बताएंगे। ब्रोमीन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 डाल सकते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 25 डालें आप और फिर ब्रोमीन लिखें और फिर उसका संकेतांक लिखें कमेंट में। ओके, जिससे मुझे भी पता लग जाए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। पीतल के मुख्य अवयवों के नाम क्या हैं? तो पीतल के अवयव क्या हैं? कॉपर और जिंक। ठीक है, कई बार प्रश्न आएगा कि कॉपर का संकेतांक क्या है और जिंक का क्या है, तो आप इनको भी नोट करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। CH4 तथा C2H4 हाइड्रोकार्बन का रासायनिक नाम लिखिए। CH4 का रासायनिक नाम क्या है? मीथेन। और C2H4 का रासायनिक नाम एथीन है। ठीक है, थोड़ा इसको आप ऐसे ही लिखेंगे हैं। ठीक है, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई, आप इसको थोड़ा से ठीक करेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे आप इसको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों या परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो आप इस डेफिनेशन को याद कर देंगे। ठीक है, कई बार आता है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो तब भी आपको यही लिखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले पौधे आलू, अदरक, गन्ना, गुलाब इत्यादि हैं। ठीक है, आप नोट भी करते रहें। क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 30 देखें। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सबसे इंपॉर्टेंट, आप प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करें और उसको समझें।
आपकी 100% मार्क्स आना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। तो उपस्थित जो प्रथम आवर्त में कौन कौन तत्व हैं? हाइड्रोजन तथा हीलियम। ये आवर्त श्रेणी वाला आप अवश्य अच्छे से नोट कर लें। यद्यपि हमने 3 क्वेश्चन तो इसके ले लिए हैं, लेकिन इसमें से प्रत्येक साल कोई ना कोई प्रश्न आता है। ठीक है, चाहे वो 1 नंबर में हो या विकल्प में हो या लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय में, किसी में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से देख लेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। एडीपी तथा एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो एडीपी का नाम आप एडीपी लिखेंगे पहले और उसके बाद डैश करके लिखेंगे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, कई बार एक ही आता है और कई बार दोनों पूछे जाते हैं, और ये दोनों विकल्प में भी आ सकते हैं। ओके, तो आप इनको 2-3 तरीके से नोट करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 देख लेते हैं। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। तो लार में जो पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? एमाइलेस, और इसको टाइलिन भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आप पूरा लिखेंगे हैं लार में पाए जाने वाला एंजाइम एमाइलेस, जिसे टाइलिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो तब ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर मिल गई आपको, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 33, रुधिर में सर्वदाता एवं सर्वग्राही वर्ग का नाम बताइए। तो सर्वदाता क्या है? ओ वर्ग, और सर्वग्राही ए बी वर्ग। कई बार एक करके आएगा कि रुधिर में सर्वदाता वर्ग का नाम बताइए, और कई बार आएगा कि रुधिर में सर्वग्राही वर्ग का नाम बताइए। ओके, तो आपका आंसर यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 देख लेते हैं। वाष्पो उत्सर्जन का कोई एक कार्य बताइए। तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें इसको। क्वेश्चन 35, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? तो वसा का पाचन आमाशय या क्षुद्रांत या छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ वसा का पाचन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? यह शर्करा को नियंत्रित करता है, ऐसा भी आ सकता है। तो आंसर क्या है? इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 37, तरल संयोजित ऊतक के 2 उदाहरण लिखिए। तो रुधिर तथा लसिका इसके 2 उदाहरण हैं। ओके, आप नोट करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। पश्चिम मस्तिष्क के उस भाग का नाम बताइए जो श्वसन को नियंत्रित करता है। तो श्वसन को नियंत्रित क्या करता है? कौन सा भाग करता है? पोन्स। इसको आप नोट करते रहेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, 2 पादप हार्मोन्स के उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो ये ऑक्सिन और जेवेलिन। ठीक है, ये विकल्प में भी आ सकता है। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, और ये आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है। मनुष्य के शरीर की उस ग्रंथि का नाम बताइए जो हार्मोन, ये हापो हो गया, तो यहाँ पे हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती है। तो अग्नाशय ग्रंथि वो ग्रंथि है। ठीक है, जो हार्मोन्स तथा एंजाइम दोनों का श्रवण करती है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। ये इसका पहला पार्ट था जिसमें आपने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। इसके जो दूसरा पार्ट है उसको भी आप अवश्य देखें। उसमें हमने 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले रखा है। स्टूडेंट, आपने 40 क्वेश्चन देख लिए और अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप अवश्य बोर्ड परीक्षा में 100% मार्क्स प्राप्त करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।